रोटेशन में हम कई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख चुके थे, तो ऑलमोस्ट चैप्टर में थ्योरी की बात हो चुकी है। अब एक दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिख दूंगा, उसके बाद फिर आपका रोटेशनल मोशन या रोटेशन, उसके बाद हम क्या है कि दो चार तीन चीजें हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एक रोलिंग का कॉन्सेप्ट, बस इतना ही रह गया इसमें। तो रोटेशन में लास्ट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए बात कर ली थी? सॉलिड स्फीयर के। सॉलिड स्फीयर के लिए कितना आया था? 2/5 mr²। उसी तरह से केवल लिख लो, अब ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक काम करता हूं, जितने का पढ़े जो ब्रॉडली आपको याद रखना है, तो एक काम करते हैं, एक टेबल सा बना लेते हैं कि एक शेप दूसरा एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट है, तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो एक टेबल सा देख लेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं रिंग। अच्छा, ध्यान रखना शेप में, अगर मैंने पहले भी कई बार बोला, अगर केवल रिंग वर्ड लिखा रहे ना, तो ये नहीं सोचना है कि कौन सी एक्सिस, हम उसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से गुजरे और प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो हमने पहला हमने केस जो लिया था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। देखिए केवल रिंग वर्ड अगर लिखा हो तो हम उसी को लेके चलेंगे। तो रिंग का एक्सिस कौन सा? पासिंग थ्रू, कहां से? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और क्या था? परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये बात लिखा हो तब तो ठीक है, ना भी लिखा हो, केवल रिंग वर्ड लिखा हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यही ट्रीट करेंगे। कितना बताया था? mr²। ठीक। दूसरा शेप क्या है? डिस्क का। बाकी जो हमने थ्योरम से निकाला था पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर के एप्लीकेशन से, वो तो ठीक है, वो अपना जब जरूरत पड़ेगा तब। लेकिन केवल रिंग वर्ड लिखा हो तो इसी को लेके चलेंगे। और याद आपको ये रखना है, वो सब अगर आता है तो आप थ्योरम का यूज करते, एप्लीकेशन करते और डिराइव कर लोगे। फिर डिस्क का भी सेम बात बोले थे, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। कितना बोले थे ये? mr²/2, हाफ mr²। ठीक, ये हो गया। फिर हमने दो सिलेंडर लिया था, दो हमने सिलेंडर लिया था। एक क्या लिया था? हॉलो सिलेंडर, और एक क्या लिखा था? सॉलिड सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर अंदर क्या है? खाली है। तो हॉलो सिलेंडर का हम नहीं भी कुछ बोलेंगे तो हॉलो के लिए जो लिखा है, अगर एक्सिस ना भी बोलूंगा तो भी वही कंसीडर करेंगे। अबाउट क्या लिखा था? इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट, इट्स ऑन एक्सिस। इसकी खुद की एक्सिस कौन सी होती थी? जो कि लाइन इसके सेंटर ऑफ मास, मतलब हर एक हॉलो को कट करने से सर्कल बनेगा, हर एक सर्कल का सेंटर को मिला देते हैं, वो वाली लाइन। जैसे पेन है आपका, पेन का कवर के लिए क्या हो गया? पेन की रिफिल, उसका एक्सिस। तो ये देख चुके थे। इसके लिए कितना आया था? mr²। याद रखने के लिए आसान तरीका है, अगर हॉलो का क्रॉस सेक्शन कट करोगे, हॉलो का क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो क्या मिलेगा? रिंग मिलेगा। तो याद कर लेना, हॉलो का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिंग का जो है वही है। ठीक, तो याद रखना, डिफिकल्ट नहीं है। सॉलिड का क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो क्या मिलेगा? शेप डिस्क मिलेगा, ऑन एक्सिस, मतलब इसके एक्सिस के बाद। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन सॉलिड कट करोगे तो डिस्क मिलेगा। जैसे खीरा है, खीरा का स्लाइस काटोगे तो कैसा शेप मिलेगा? डिस्क मिलेगा। तो इसको लिखेंगे हाफ mr²। तो याद रखने के लिए आसानी से कभी वही आएगा, हाफ mr²। ठीक। फिर दो स्फीयर देखा था, एक हॉलो स्फीयर, हॉलो नहीं देखा था, हॉलो भी। अब आप सीधा ध्यान रख लेना, क्योंकि एक एक का प्रूफ मतलब नहीं बनता, और डिफिकल्ट जितने प्रूफ तक करा दिया। हॉलो का स्लाइस काटोगे तो रिंग मिलेगा, उसी तरह से एक रिंग लेंगे, सेम काम करेंगे, वहां पे मास पर यूनिट एरिया करेंगे, फिर वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे। नहीं मतलब जाने का, आपने एक एप्लीकेशन बता चुका हूं मैं, अप्लाई कैसे करते हैं ताकि डील कर सको अलग अलग केस। तो हॉलो का अबाउट क्या था? इट्स डायमीटर। एक्सिस क्या है? डायमीटर से पास करें, पर डायमीटर से गुजरे, डायमीटर वाली, इट्स डाया। हॉलो का कितना होता है? तो याद रखना, हॉलो स्फीयर का होता है 2/, कम होगा सॉलिड से कि ज्यादा होगा? कल बताया था ज्यादा होगा। तो ये होता है 2/3, छोटे से भाग लग रहा है, 2 का 3 से भाग लग रहा है, और वो था 2 का 5 से भाग लगना। तो 2 को डिवाइड करेंगे बड़े डिजिट से तो वो नंबर छोटा हो जाएगा ना। तो सॉलिड स्फीयर का डाया के अबाउट
तो ये कितना होगा 2/5। तो इन सब केस में अगर आपको डायरेक्ट भी बोला जाएगा ना, अगर हमको डायरेक्ट भी बोला जाएगा कि बताओ सॉलिड स्फीयर का कितना है, तो बोलेंगे 2/5। बताओ हॉलो स्फीयर का कितना है, बोलेंगे 2/3। एक्सिस ना भी बोले तो। रिंग का mr², डिस्क का हाफ mr²। अच्छा 4 5 6, एक आंख और देख लेते हैं 7। मैं टेबल ऐसे ही फॉलो कर रहा हूं, शेप, एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला क्या बोला था, रॉड का। रॉड जिसकी थिकनेस क्या थी, नेग्लिजिबल थी। रॉड जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल थी और एक्सिस कैसे थी, एक्सिस रॉड के लिए कौन से एक्सिस के बार देखे थे, 2 देखे थे। रॉड के लिए 2 देखे थे, रॉड के लिए 2 देखे थे। एक क्या देखे थे, हाँ एक ऐसे ही सिंपल सिलेंडर नहीं, ऐसा शेप का जिसका लेंथ नेग्लिजिबल है। एक देखे थे जो इसका मिड से पास करे, इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे, यानी ये टोटल लेंथ कितनी थी, L थी, और एक्सिस पास करे इसके सेंटर ऑफ मास से और प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर। एक्सिस पास करे सेंटर ऑफ मास से और प्लेन के हो परपेंडिकुलर। इसके लिए कितना बताया था, ml²/12। यहां पे 2 आता था, एक ml²/3, एक ml²/12। बड़ा कब होगा, बड़ा तब होगा जब एक्सिस कहां से पास करे, इसके वन ऑफ इट्स एंड से। क्योंकि एक एंड से पास करने का मतलब क्या है कि सारी लेंथ जो है, मतलब ज्यादा लेंथ L/2 के आगे भी लेंथ है, सारी लेंथ नहीं, L/2 के आगे भी लेंथ है। तो L/2 के आगे भी लेंथ है, यानी एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। ये क्या था, ये था एक्सिस, ये केस कौन था, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन के, और पासिंग, पास कहां से कर रहा था, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। और इस केस में क्या था, एक्सिस तो परपेंडिकुलर है ही, एक्सिस परपेंडिकुलर है ही, और पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, वन एंड। इसके लिए कितना बोला था, ml²/3। I इक्वल टू कितना था, ml²/3। इतना देख चुके थे, 8 हो चुका। एक और देख लेते हैं 9th। अच्छा, एक हमने सॉलिड सिलेंडर इस सब का बताया था या हॉलो का, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस का मतलब क्या था कि अगर खुद की एक्सिस, खुद की एक्सिस का मतलब क्या है, खुद की एक्सिस का मतलब था कि ये हॉलो सिलेंडर बनाया, हॉरिजॉन्टल बनाओ, वर्टिकल बनाओ, जैसे बनाओ। हॉलो मतलब खाली अंदर, ऐसा था सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर खाली था। इसकी खुद की एक्सिस मतलब एक्सिस ये थी, एक्सिस ये थी ना। तो इसके अबाउट हमने देखा था, ठीक है, घूम रहा है जैसे घूम रहा है। और यही काम सॉलिड में भी किया था, इट्स ऑन एक्सिस, मतलब कि ये है, ये है। सॉलिड में भी यही बात किया था, ये है। तो सॉलिड भी क्या, ये पूरा सॉलिड था ना, ये खाली नहीं है। हॉलो सॉलिड में यही अंतर है। एक हम देख रहे हैं सिलेंडर के लिए ही, सिलेंडर के लिए ही एक्सिस कैसे पास कर रही है सिलेंडर की, एक्सिस उसमें इसका इट्स ऑन एक्सिस थी, इसके जगह पे अब देख रहे हैं एक्सिस कैसे पास करेगी। एक्सिस जब इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगी, सिलेंडर रॉड नहीं, सेंटर ऑफ मास से पास करेगी और प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कुछ ऐसा ये, ठीक। ये सिलेंडर है, ध्यान रखना, रॉड नहीं है। रॉड और सिलेंडर में अंतर, रॉड की थिकनेस नेग्लिजिबल है, सिलेंडर की थिकनेस है। ये रेडियस आ रहा है, बात समझे। तो ये क्या है, एक सिलेंडर के लिए है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है, पहले वाले में कि यहां पे क्या था, इस केस में एक्सिस परपेंडिकुलर है सिलेंडर का, और सिलेंडर ये पेन के लिए रिफिल हो गया, ये रिफिल नहीं है। ये जो केस कर रहा हूं ये रिफिल नहीं है, ये सिलेंडर है, ये ऐसे है, ऐसे जाके एक्सिस इधर से पास हो गई सिलेंडर के, और सिलेंडर है, रॉड भी नहीं है। रॉड में ये केस बोलोगे देख चुके, नहीं ये रॉड है, रॉड की थिकनेस नेग्लिजिबल है, सिलेंडर की थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं है, तो ये रॉड है। तो रॉड के लिए एक्सिस पासिंग थ्रू क्या लिखे, रॉड का सेंटर ऑफ मास इधर कहीं होगा, एक्सिस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास करिए और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, सॉरी सिलेंडर के लिए। तो एक्सिस क्या है सिलेंडर के लिए, एक्सिस जो ये लिखे परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और इस केस में एक्सिस पैरेलल है प्लेन के, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन
और पास कहां से कर रही है, तो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इसके लिए जो सिलेंडर का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान रखना ये होता है I इक्वल्स टू m r स्क्वायर बाई 4 प्लस l स्क्वायर बाय 12। तो m r स्क्वायर बाय 4 प्लस l स्क्वायर बाय 12। तो इतना ध्यान रखना, कई मैक्सिमम का प्रूफ करा चुके हैं, एक दो का जरूरत भी नहीं है, बस इतना आप नोट कर लो, ये याद तो जरूर होना चाहिए। तो ये पूरा टेबल नोट कर लो, ये पूरा टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, चाहे नीट का स्टूडेंट हो, चाहे बोर्ड का स्टूडेंट हो, एकेडमिक हो, चाहे जेई मेन हो, एडवांस हो, सबको ये याद होना चाहिए। हाँ, एडवांस वाले को या मेंस में अच्छे क्वेश्चन के लिए अप्रोच आना चाहिए, अदरवाइज ये याद तो सबको करना है, तो नोट कर इसको। तो इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? देखो अब सबका ये तुम याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका प्रूफ मैंने बता ही दिया है, खाली तुम्हारा एक इसके इसका और एक ये, तो ये तो आसान है, क्रॉस सेक्शन कट करोगे रिंग मिलेगा। और इसका भी देखोगे याद रखने के लिए कि सिमिलरिटी थोड़ा थोड़ा सा रॉड से मिल रहा है, तो रॉड का भी, रॉड इसमें अंतर बस क्या है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं है। रॉड इसका थिकनेस कंसीडर किया है, मतलब ये जो डाया है कंसीडर किया, रॉड का थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो इसका थिकनेस थोड़ी देर के लिए नेग्लिजिबल मान लो, तो ml स्क्वायर बाय 12 ml स्क्वायर बाय 12 दिख रहा है, और कुछ एडजस्टमेंट है ml स्क्वायर बाय 4। तो दरअसल हम एक सेक्शन लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर आएगा डिस्क होगा, एक सेक्शन लेंगे डिस्क होगा, उस डिस्क एक सेक्शन मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे किए, जैसे पहले किए थे, एक डिस्क मिला, उसका मास कितना होगा, तो मास पर यूनिट एरिया 3D मास पर यूनिट वॉल्यूम, फिर उसका मास निकाल लेंगे, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इंटीग्रेट कर देंगे जैसे पहले किया है। तो खैर उससे मतलब नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए, जितना बढ़ता मैंने बहुत सारी चीज बता दी। अब जो आ रहे हैं दो तीन कॉन्सेप्ट है, एक तो देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और उसके बाद हम जिस कॉन्सेप्ट पे आएंगे वो कॉन्सेप्ट आपका है रोलिंग। रोलिंग के बाद, रोलिंग में ही एक फिर प्योर रोलिंग की बात करेंगे, और फिर एक केस अच्छा बनता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का, उतना केस देख लेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी। उसके बाद फिर हम एक साथ फिर क्वेश्चन करेंगे, लगभग कम से कम 3-4 लेक्चर तो मिनिमम क्वेश्चन जरूर करेंगे, तो 4-5 लेक्चर क्वेश्चन होगा, फिर हम नए चैप्टर में आएंगे, तब इसके बाद ग्रेविटेशन में। अभी फिलहाल बात करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़े थे, कैसे किए थे, तो याद करो, लीनियर मोमेंटम का रिलेशन हमने देखा था F इक्वल टू dp बाई dt, ऐसे देखा था। F यहाँ पे क्या था, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, अगर वेक्टर में बोलते हैं तो वेक्टर F, ये वेक्टर है, ठीक है, तो F को हमने क्या कर दिया था, 0, F को 0 कर दिया था, तो dp बाई dt भी क्या हो जाएगा, 0, dp बाई dt भी क्या हो जाएगा, 0। तो dp बाई dt 0, यानी किसी का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब कांस्टेंट होगा, तो P क्या हो गया था, कांस्टेंट। तो P कांस्टेंट कब कहेंगे, जब F 0, यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। उसी तरह का फंडा है, सिंपल। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो ऐसा ही एंगुलर में जब रिलेशन लिखेंगे तो फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, टॉर्क, और इसके जगह पे लीनियर मोमेंटम की जगह dl बाई dt। L से एंगुलर मोमेंटम को लिखा है, F के जगह पे फोर्स के जगह पे टॉर्क, और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, सेम वही जैसे पहले किया था। अगर वेक्टर में लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो। इफ अगर मैं t को 0 करता हूं, अगर t को 0 करूंगा तो मेरा dl बाई dt भी क्या होगा, dl बाई dt भी क्या होगा, 0 होगा। और किसी का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब कांस्टेंट होगा, यानी L क्या है, कांस्टेंट, यानी L कांस्टेंट है कब, जब t 0 है तो L कांस्टेंट है,
यानी अगर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगने वाला, तो क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है या कांस्टेंट। जैसे यहां पे बोले टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व। उसी तरह टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो, सॉरी टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, इतना नोट करो, फिर मैं लिखाऊंगा, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे, आगे बात करेंगे। काफी एप्लीकेशन है इसका, लिख लो इसको, सिंपल सा। पूछा भी जाता है आपसे स्कूलों में कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बताएं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, टोटल एंगुलर मोमेंटम, in the absence of external torque, total angular momentum of the system, total angular momentum of the system remains conserved, total angular momentum of the system remains conserved। तो total angular momentum क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन है कई जगह, जरा हम देखते हैं। नॉर्मल भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से, तो देखते हैं क्या फंडा है क्या नहीं। मैं बोल रहा हूं टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम टोटल क्या होता है, कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, पहले पढ़ा चुके हैं डिटेल। टॉर्क सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था टॉर्क, उसके बाद सेकंड टॉपिक एंगुलर मोमेंटम ही पढ़ाया था। एंगुलर मोमेंटम क्या है, जितनी भी चीजें लीनियर में है उसी का एंगुलर में भी लिख सकते हैं। दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है। एक एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखे थे, आर क्रॉस पी, वेक्टर में लिखेंगे तो आर क्रॉस पी, सिंपल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो आर पी जो भी है। हाँ, दो फॉर्मूले थे, एक ये भी लिखते हैं लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया आर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, डिस्टेंस से, तो एंगुलर बनता है। लीनियर में फोर्स आर से मल्टीप्लाई किए, टॉर्क बना। लीनियर में लीनियर मोमेंटम आर से मल्टीप्लाई किए, एंगुलर मोमेंटम बना। यहां हम नॉर्मल इसका मैग्नीट्यूड देख के चले, वेक्टर वगैरह की बात नहीं कर रहे, वो हम पीछे पूरा बात कर चुके हैं। P इक्वल टू क्या लिखते हैं, mv, तो mvr एक फॉर्मूला ये बताया था। एक और फॉर्मूला बताया था, अगर कंपेयर करते हो P लीनियर मोमेंटम, P कंपेयर करोगे P इक्वल टू क्या बोलते हैं, mv। एंगुलर में लिखोगे P की जगह पे क्या, L, M की जगह पे I, और V की जगह पे। तो ये दो फॉर्मूले हैं L के, एक ये दो फॉर्मूले हैं, एक ये है एक ये है। तो अगर मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व या कांस्टेंट। यानी इस केस में, यानी इन दिस केस, यानी कंजर्वेशन वाले केस में, जब नेट टॉर्क जीरो है, जब नेट टॉर्क जीरो है, तो मेरा एमवीआर एल बोलो, या फिर एल को क्या बोल सकते हैं, एमवीआर, या फिर क्या बोलोगे, आई ओमेगा। ये क्या है, कांस्टेंट बोल सकते हैं, एल कांस्टेंट, या फिर एमवीआर, या फिर आई ओमेगा कांस्टेंट। अब देखो, एक तो एमवीआर कांस्टेंट, इसका यूज करते हुए इससे भी एप्लीकेशन से हम बातें कर सकते हैं, पर इस पे ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे। इसका एप्लीकेशन देखेंगे एमवीआर कांस्टेंट वाले का अगला चैप्टर, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में जब प्लैनेटरी मोशन देखेंगे कि कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ, या प्लैनेट जो घूमता है या अर्थ के चारों तरफ, वो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, तो वो जो प्लैनेट घूमता है वहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एमवीआर का हम वहां पे एप्लीकेशन देखेंगे। यहां पे मैं ज्यादा देख रहा हूं अभी फिलहाल आई ओमेगा। अब जरा समझिए, यानी इसका, इस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन पे मैं बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन। तो ये कांस्टेंट इस केस में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आई ओमेगा मैं क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। आई ओमेगा कांस्टेंट का मतलब क्या, आई और ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। एक को बढ़ाओगे दूसरा क्या होगा, घट जाएगा। तो आई अगर मैक्सिमम करेंगे तो ओमेगा क्या होगा, मिनिमम, या फिर आई मिनिमम करेंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी अगर हम आई को बढ़ाएंगे तो ओमेगा मेरा क्या होगा, घटेगा। इनवर्सली का यही मतलब होता है ना। और आई को अगर घटाएंगे तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा दिया जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, घट जाता है। एंगुलर वेलोसिटी घट जाता है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कम तेजी से घूमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। आप नॉर्मल भी देख सकते हो, या फिर मान लो चेयर पे ही हो, रोटेटिंग चेयर पे हो, या डांसर ही जो है घूमता है, जो घूमती है बेल डांसर वगैरह, या रोटेटिंग चेयर पे क्या होगा, घूमते हैं।
तो घूमने के प्रोसेस में क्या करो, ऐसे चेयर पे से घूम रहा है या कोई भी ऐसे ही घूम रहा है हाथ पैर में जो वो लगा के, क्या बोलते हैं उसको, स्केटरिंग वगैरह जो करता है, जो जिम्नास्ट वगैरह भी दिखाता है, घूमता है जो, तो उसमें क्या है कि जब आप घूमते हुए देखना या हाथ पे डांस गौर करना, जब घूमता हुआ ना, जब हाथ को ऐसे करता है, जब हाथ को ऐसे करेगा ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि घटेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाथ को फैलाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा घटेगा? अब ध्यान समझना, हाथ ऐसे करेगा, तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? बीचों बीच। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, यहां से गया है बीचों बीच, ऐसे गया हुआ है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो इधर से ऐसे गया हुआ है, ठीक। तो जब हम हाथ मेरा ऐसे है तो सारा मास मेरा इतने तक में सिमटा हुआ है, हाथ को बढ़ा दिए, ऐसे फैला दिए, तो इतने से मास के लिए डिस्टेंस बढ़ा दिए ना, और इधर इतने से के लिए डिस्टेंस बढ़ा दिए, तो यहां तक जितना मास था पहले सिग्मा mr स्क्वायर m1 r1 m2 r2 m3 r3 आ रहा था, अब इतने से मास के लिए डिस्टेंस बढ़ चुका है, इधर भी इतने के लिए डिस्टेंस बढ़ चुका है, तो हम डिस्टेंस बढ़ा के क्या बढ़ाए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाए। बात समझ में आ रहा है? और अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा? कम होगा। तो ओमेगा कम होगा, इसलिए जब रोकना होता है, जब घूमते हुए रोकना होता है तो हाथ को फैला लिया जाता है, और जब स्पीड तेज घूमना होता है तो देखना हाथ को ऐसे सिकोड़ लेगा। सिकोड़ने से क्या होगा? जितना हाथ को करीब लाओगे सेंटर से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जितना हाथ को करीब लाओगे, तुम क्या कर रहे हो? आर घटा रहे हो। आर घटा के क्या कर रहे हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा रहे हो, सिग्मा mr स्क्वायर को कम कर रहे हो। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा रहे हो तो उस केस में क्या होगा? ओमेगा बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। इन चीजों का बहुत जगह यूज है, यहां यूज है, बेले डांसिंग वगैरह में से जब घूमता है उसमें समरसॉल्ट। समरसॉल्ट क्या होता है पता है? समरसॉल्ट होता है, जिम्नास्ट वगैरह यूज करते हैं, या ऐसे भी परिस्थिति होता है जो पैर को, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया जाता है, दोनों पैर को ऐसे हाथ से पकड़ लिया और हवा में ऐसे पलटी मारता है। जो कभी ओलंपिक वगैरह में देखना, जो स्विमर वगैरह नीचे आता है तो ऊपर बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म से कूदती है या कूदता है, तो कूदने के प्रोसेस में अपना दोनों पैर को पकड़ लेता है और ऐसे पलटी मार देता है हवा में, उसको बोलते हैं समरसॉल्ट। तो वहां पर जब पलटी मारने में क्या करता है? बहुत तेजी से नीचे गिरता है। टाइम का वहां मायने रखता है ना। टाइम कम करने का तरीका क्या है? कि स्पीड बढ़ा दो और स्पीड ओमेगा बढ़ा दो, और ओमेगा बढ़ाने का तरीका क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दो। तो हाथ से पैर को पकड़ के क्या शरीर को कंप्रेस करता है, मतलब शरीर को छोटा बनाता है, छोटा बना के क्या करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करता है, ओमेगा बढ़ जाता है, जल्दी जाएगा। तो समरसॉल्ट में है, बेले डांसिंग में टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होता है? अब टॉर्नेडो ऐसे घूमते जाता है, अपनी चीजों को समेटते हुए, साथ की चीजों को समेटते हुए, तो बहुत तेजी से हवा से घूम रही है टॉर्नेडो। तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या है? बीचों बीच लाइन में। तो बीचों बीच लाइन में अगर टॉर्नेडो का साइज बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा टॉर्नेडो होगा, तो ज्यादा बड़ा होगा ना साइज, तो उसका आई क्या हो गया? बढ़ गया, तो ओमेगा कम होगा। और टॉर्नेडो जितना छोटा साइज होता जाएगा तो उसका आई कम है, उतना तेजी से भागेगा, वहां है। फिर टॉर्नेडो काफी बड़ा होते होते वेनिस भी हो जाता है, आई बहुत बड़ा होता है, ओमेगा लगभग कम होते होते खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब एप्लीकेशन है। बोर्ड पे कुछ लिखना है लिख लेना, लिख लो, और कुछ एग्जाम्पल भी इसके लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एक, हाँ बोलो, माइक पे। तो एग्जाम्पल एक हो गया बैले डांसिंग, एक मान लो बैले डांसिंग, और क्या एप्लीकेशन क्या होगा कुछ बताया, और क्या बताया? बैले डांस, समरसॉल्ट, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो, लट्टू। हाँ लट्टू का, लट्टू में तुम आई को वेरी नहीं करा पाओगे ना, लट्टू का साइज बढ़ घट थोड़ी रहा है। लट्टू समझना, लट्टू रिजिड है ना, उसका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? कील। कील से क्या उसके मास दूर जा रहा है, करीब आ रहा है? कील से सारे का डिस्टेंस बराबर ही है ना, वहां पे हम आई वेरी नहीं करा पाएंगे ना, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर लट्टू ऐसा होता, घूमते घूमते में लट्टू का साइज बड़ा हो जाता, घूमते घूमते में लट्टू का साइज छोटा हो जाता, तब मामला होता, बड़ा हो जाता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता, लट्टू का स्पीड कम हो जाता, छोटा हो जाता, लट्टू का स्पीड क्या हो जाता? बढ़ जाता। तो उसका साइज तो रिजिड बॉडी है ना, फिक्स है ना साइज, तो वहां ये बात नहीं होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी नहीं करा पा रहे ना उसका। तो बैले डांसिंग, टॉर्नेडो। उसके बाद क्या होता है? समरसॉल्ट। समरसॉल्ट स्पेलिंग क्या होता है? यही होता है सर, देख लेना, समरसॉल्ट, ठीक। एक और होता है इसी का, चूंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं तो इसी का एप्लीकेशन होता है प्लानेटरी मोशन। इस एप्लीकेशन पे ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, इस पे बात करेंगे अगले चैप्टर में, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना, तब फिर से ये चीज हम बात करेंगे
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तब इस प्लानिटरी मोशन के बीच ये बात करेंगे। तो प्लानिटरी मोशन वाला जो है फंडा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये है, प्लानिटरी मोशन में हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो वहां पे और भी चीज ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे तो मामला ज्यादा क्लियर होगा, तो फिर उसकी बात वहां करेंगे। तो इतनी बातें हैं, तो इसको नोट कर लो। समर सॉल्ट होता है, शायद देख लेना जो भी स्पेलिंग होता है, आई थिंक समर एक ओ होता है, देख लेना जो भी होता है। समर सॉल्ट आई थिंक SOME, और सॉल्ट SAULT नहीं होता, SOULT, देख लेना गूगल पे जो भी होता है, कोई मैंने कॉन्सेप्ट समझे ना, ठीक है चलो नोट करो। हाँ बोलो। पानी को जो इस तरह से हाँ ऑन है क्या? हाँ ठीक। पानी को क्या बोल रहा है बालक? हाँ तो मतलब क्या हाँ, पानी को भी ऐसे ऐसे करेंगे अगर घुमा रहे हैं, तो अगर वो दायरा बढ़ रहा है तो उसका मोमेंट हमेशा बढ़ रहा है, ओमेगा कम होगा, और दायरा जब छोटा दायरे में अगर घूमेगा तो पानी में भी तो बॉर्डर आता है। ठीक है, हाँ पानी में भी बॉर्डर आता है ना, उसी को बोलते हैं वर्ल्डफुल। इसीलिए वर्ल्डफुल के कंपनी के नाम पे पहले फ्रिज भी आता था, पहले तुम्हारा वॉशिंग मशीन आता था वर्ल्डफुल का। वर्ल्डफुल का मतलब होता है भंवर, ठीक। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट का, रोलिंग का कॉन्सेप्ट, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या है बता सकते हो? बॉल रोल कर रहा है, सिलेंडर रोल कर रहा है। रोलिंग मोशन दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा? एक रोटेशन और एक स्लाइडिंग। स्लाइडिंग लीनियर या ट्रांसलेशन। गाड़ी का पहिया नॉर्मल मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है, वहां पे रोटेशन भी हो रहा है और प्लस स्लाइडिंग भी हो रही है। केवल एक होगा तो एक ही कहेंगे, जैसे कि मान लो गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाए तो वहीं पे घूम रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वो क्या है? केवल रोटेशन है, प्योर रोटेशन। अच्छा, अगर मान लो कि तुम्हारा जाके जैसे बाइक है या तुम्हारा साइकिल है, उसको स्टैंड पे लगा दिया और घुमा रहे हो, तो क्या हो रहा है? केवल रोलिंग हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। दोनों का कॉम्बिनेशन, सॉरी केवल रोटेट कर रहा है, आगे नहीं बढ़ा। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन क्या है? रोलिंग। जैसे ये मान लो कि किसी सरफेस पे इस पे ये खिसक रहा है, समझना, अगर ये ऐसे बढ़ रहा है ऐसे, तो केवल खिसक रहा है, घूमते हुए नहीं खिसक रहा, केवल खिसक रहा है। ये क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर जिसको बोल रहे हो, ये केवल स्लाइडिंग हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक। ये घूम रहा है, केवल यहां पे घूम रहा है ऐसे एक ही जगह पे, ये केवल क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। और मोशन ऐसा हो रहा है, ये रोटेशन भी हो रहा है प्लस स्लाइडिंग भी हो रही है, ट्रांसलेशन भी, ये है रोलिंग, ठीक। ये है रोलिंग। फिर से समझो, ये है ट्रांसलेशन, ये है ट्रांसलेशन, केवल बढ़ रहा है, घूम नहीं रहा, रोटेट नहीं कर रहा, ये केवल ट्रांसलेशन है। ये केवल रोटेशन है, यहां ये केवल क्या है? रोटेशन है, ये केवल रोटेशन है। और ये क्या है? रोलिंग है, मतलब रोटेशन भी है, घूम भी रहा है और आगे बढ़ रहा है। क्लियर? अब यानी कि हम रोलिंग बोलेंगे तो ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन इक्वल टू क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन। तो रोलिंग सिंपली क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन इज द, या रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो रोलिंग बेसिकली क्या है, लिखना है तो लिख लो, रोलिंग मोशन इट इज द, हाँ बना लो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो यानी ट्रांसलेशन और रोटेशन का कंबाइंड इफेक्ट को क्या बोलते हैं? रोलिंग बोलते हैं। तो ये एक है, ये एक हो गया, देखते हैं क्या है, इक्वल टू ये एक हुआ। तो दोनों को हम एक ही, ये है, दोनों को हम एक साथ देख रहे हैं। पहले दोनों को अलग अलग देखे, फिर दोनों को एक साथ देखे। इसमें फिगर में ये होना परेशान कि छोटा बॉल हो गया बराबर, तीनों बराबर साइज का है, तीनों बराबर साइज का एक ही है, बस हम तीन पार्ट में उसको बना दिए। ट्रांसलेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना,
आगे बढ़ने का मतलब है किसी पॉइंट की वेलोसिटी, किसी पॉइंट को जब मैं रेफर करूंगा तो मैं सेंटर ऑफ मास को रेफर करूंगा, यानी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वही किसकी वेलोसिटी है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी है तो हर एक पॉइंट की वही वेलोसिटी है। यानी ये जैसे चल रहा है, मान लो ये चल रहा है कुछ 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसका हर एक पॉइंट चल रहा है, मतलब सेंटर ऑफ, ये चल रहा है बोल रहा हूं मैं मतलब सेंटर ऑफ मास चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इसका हर एक पॉइंट कितने से चल रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो इसका सेंटर कहीं होगा, मान लो यहां पे है सेंटर, तो मैं केवल ट्रांसलेशन देख रहा हूं, ये केवल ट्रांसलेशन, केवल रोटेशन इक्वल टू रोलिंग, तो केवल ट्रांसलेशन मतलब ये आगे बढ़ रहा है VCM सेंटर ऑफ मास। इस पे कई सारे पॉइंट होंगे, सब पे बात करेंगे, पर पहले फिलहाल हम टॉप बॉटम की बात कर रहे हैं और इसकी। तो अगर ये इधर बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा, इधर ही बढ़ेगा, ये भी इधर ही बढ़ेगा, क्लियर, ठीक। अच्छा, कितनी वेलोसिटी से बढ़ेगा, जितने से ये बढ़ रहा है। तो ये अगर VCM इक्वल टू, हमने V मान लो लिखा, VCM इक्वल टू V लिखा, तो ये भी V होगा, ये भी V होगा, इसका हर एक पॉइंट कितने से आगे बढ़ेगा, 20, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो है वही सेंटर है, वही ऑब्जेक्ट है सेम, अब केवल मैं रोटेशन देख रहा हूं तो ओमेगा से घूम रहा है, ठीक। तो एक बात समझो कि हर एक पॉइंट की जब मैं बात करूंगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये पॉइंट किधर जाना चाहेगा, समझो जरा, अगर ये ऐसे घूम रहा है ना ऐसे, तो इसका टॉप पॉइंट इधर जाना चाहेगा और बॉटम वाला पॉइंट इधर जाना चाहेगा, समझ पा रहे हो। ये अगर ऐसे घूम रहा है तो ये और भी पॉइंट घूमेंगे, पर मैं इन्हीं पे फोकस कर रहा हूं, सेंटर पे क्या हो रहा है और टॉप और बॉटम पे क्या हो रहा है। तो इधर वाला इधर भागेगा, इसका रेडियस मान लो है r, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी बता सकते हो, इस पॉइंट पे v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये जो वेलोसिटी जो टेंजेंशियली लग रही है वो लीनियर लग रही है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सेंटर घूम रहा है या ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो इसका किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी करेंगे वो क्या होगा, टेंजेंशियली होगा, तो टॉप पॉइंट पे टेंजेंशियली ऐसे होगा। और वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, आर कहां से डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, या जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यहां से डिस्टेंस r है, और तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर ओमेगा। उसी तरह से लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी होगी, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, r ही होगा, और ओमेगा से घूम रहा है तो ये क्या होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा ही होगा, बस डायरेक्शन अलग है, मतलब सर वो नेगेटिव करेगा, हाँ मतलब डायरेक्शन अलग है। तो ये क्लियर है, ठीक। अब ये ठीक है, अब इन्हीं 3 पॉइंट को मैं दिखा रहा हूं, मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा, ये थोड़ा टॉप ही दिखा देते हैं। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूंगा, जरा ध्यान से समझना, अपर पॉइंट में v इधर है इस पर्टिकुलर केस में, और r ओमेगा किधर है, इधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट क्या हो जाएगा, v प्लस आर ओमेगा। तो जो रोलिंग होगा दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो रोलिंग में इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ गई, v प्लस आर ओमेगा। नीचे वाले पॉइंट की बात करेंगे तो आप देखो, मुझे कौन बड़ा कौन छोटा पता नहीं, अगर v बड़ा होगा तो नेट आगे की तरफ होगा, आर ओमेगा ज्यादा होगा तो नेट पीछे की तरफ होगा, तो मुझे पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, तो मैं लिख दूंगा v माइनस आर ओमेगा का मॉड, लोएस्ट पॉइंट पे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, मुझे ये बता सकते हो, ठीक है, ये पॉइंट आर ओमेगा, ये पॉइंट आर ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी क्या होगी जब मैं केवल रोटेशन को कंसीडर कर रहा हूं, केवल रोटेशन, हाँ, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, अपनी जगह पे आगे, सेंटर मास की वेलोसिटी 0 होगी। दो तरीके से 0 समझ सकते हो, एक तो आर ओमेगा होता है, और सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं तो सेंटर से आर क्या है, 0 है, इसलिए 0 है। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हो, अगर जब मैं सेंटर को देख रहा हूं तो सेंटर से अगर बीचों बीच कट करोगे तो 2 पार्ट मिलेगा, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे, तो ऊपर वाला हिस्सा इधर भागना चाहेगा, नीचे वाला उतने से ही इधर भागना चाहेगा, नेट क्या होगा, 0 होगा। बात समझ पा रहे हो, तो v क्या हो गया, 0। अच्छा, यहां पे अगर मैं बोलूंगा 0 प्लस v या VCM जो लिखोगे, तो v या फिर VCM, तो नेट क्या हो गया, VC या VCM, नेट VCM इक्वल टू आगे बढ़ेगा v से, हाँ, v से ये आगे बढ़ेगा, यानी v ये हो गया ना, v प्लस 0, v प्लस ये होगा v, ओ पॉइंट से मान लो लिखा सेंटर को, इसका होगा v प्लस 0 इक्वल टू इस डायरेक्शन में भी। तो बात समझ में आया। तो ये है ट्रांसलेशन, ये है रोटेशन, ये है रोलिंग।
ये मैंने ब्रॉडली बताया, अब अलग अलग पॉइंट पे भी कुछ कुछ होगा, वो हम अभी बताएंगे, पहले इसको बना। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इसको बस यहां तक आज देख लेंगे, फिर प्योर रोलिंग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो ये हमने देख लिया, हमने 3 पॉइंट कंसीडर किया, एक टॉप पॉइंट देखा, एक बॉटम देखा क्या हो रहा है, एक सेंटर देखा। इस यहां नीचे नीचे पता नहीं ना हमको किधर जा रहा है, क्यों नहीं बनाए नीचे एरो, वी और आर ओमेगा में कौन ज्यादा हमको पता नहीं है। अगर वी ज्यादा होगा नेट इधर होगा, आर ओमेगा ज्यादा है तो उधर, तो मॉड लिखे ना इसलिए, तभी ये बताए थे ना। अभी देखो क्या है कि ठीक है, इस तरह से हमने टॉप लिया, बॉटम लिया, अब हम देख रहे हैं किसी भी पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा। जैसे तुम कुछ बोल रहे थे ना कार का पहिया में, तो पहिए के किसी भी पॉइंट को अगर मार्क कर दे, कार का पहिया घूम रहा है, मान लो कार का पहिया एक तो अपने जगह पे फंसा हुआ है, जब अपने जगह पे फंसा हुआ है तब तो केवल रोटेशन कर रहा है, उसको प्योर रोलिंग बोले। अगर आगे देखेंगे केवल रोटेशन कर रहा है, और अगर कार बढ़ भी रहा है, तो बढ़ रहा है ना, उस पर मार्क को देखोगे तो मार्क के बारे में क्या होगा, कहीं पे मार्क कर दिए, तो हम देखना चाह रहे हैं रोलिंग ही, पर किसी भी पॉइंट पे रोलिंग देखना चाह रहे हैं, तुम्हारा रोलिंग देखना चाह रहे हैं किसी भी पॉइंट पे। देखो ये ओ है सेंटर, हमने कहीं पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, मान लो ये पॉइंट पी, ठीक, कहीं पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया पी। हम देखना चाह रहे हैं इस पॉइंट के साथ क्या क्या होगी, इस पे कौन कौन सा वेलोसिटी लगेगा, क्या क्या लगेगा। अब एक बात समझो, एक तो सेंटर ऑफ मास किधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, VCM, मान लो सेंटर ऑफ मास इधर जाना चाह रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जिधर जाना चाह रहा है, हर एक पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या उधर ही होगी। जिधर सेंटर ऑफ मास जाना चाह रहा है, हर एक पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या उधर होगी, या लीनियरली सब पॉइंट उधर ही जाना चाहेगा। तो एक इस पॉइंट पे जो VCM लगेगा वो तो इधर ही लगेगा, कहीं पे भी P रैंडम मैंने कोई पॉइंट लिया, ठीक। सर्कल बहुत लाइट दिख रहा है सर, सर्कल ये नहीं दिख रहा है, मतलब दिख रहा है बहुत लाइट। अच्छा एक मिनट, ये सब सर्कल मतलब सर, मतलब आदमी समझ में आ जाएगा, लेकिन लाइट का चारों से, चारों, चलो वो सब तो ठीक है, सर्कल समझ गया, इसको डार्क कर दे सकते समझ में ठीक है, ब्राइटनेस जो दिखे ना वो ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। अच्छा ठीक, तो ये देखो ये पॉइंट जो है, एक तो VCM जिधर सब पॉइंट जा रहा है, ये तो एक तो इधर होगा, एक तो VCM इधर होगा, ठीक। दूसरा और कोई वेलोसिटी होगा, जैसे यहां पे हुआ ना एक आर ओमेगा जो रोटेशन दे रहा है, ये VCM तो ट्रांसलेशन मोशन देगा। एक बात जरा समझना, अगर पहिया घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, तो मान लो कुछ पूरे हर एक पॉइंट ऐसे घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। अगर ओमेगा से हर एक पॉइंट घूम रहा है, या सेंटर ऑफ मास घूम रहा है, तो ये पॉइंट भी कैसे घूमेगा, ओमेगा से ही घूमेगा पूरा ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है, जैसे पूरा ऑब्जेक्ट ये पूरा जो है ना, मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक, ये पूरा ओमेगा से घूम रहा है। तो एक बात बताओ, अगर ये पूरा ओमेगा से घूम रहा है, तो जो P पॉइंट लिखे हैं वो भी तो घूमेगा ना ओमेगा से, और घूमने वाले के लिए हर एक के लिए बताया एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, और लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। जब शुरू किया था चैप्टर तभी बताया था कि घूमने वाला ऐसा नहीं होता कि कोई घूमते हुए क्या होगा कि ये मार्कर घूम रहा है ऐसे, तो ऐसा नहीं होगा ये वाला पॉइंट घूम के यहां पहुंच गया और बाकी पीछे छूट गया। अगर ये पूरा घूम के मान लो 360 डिग्री घुमा, तो हर एक पॉइंट 360 घुमा, तो एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगल में चेंज सबके लिए सेम होता है। तो रोटेट करने वाले सबके लिए ओमेगा क्या होता है, सेम होता है। तो ओमेगा इसके लिए भी ओमेगा ही होगा इस पॉइंट के लिए। अब एक बात समझ पा रहे हो, अगर ये ऐसे पूरा घूम रहा है, ये पूरा मान लो डिस्क है या ये चक्का, ये डिस्क पूरा ऐसे घूम रहा है, तो ये पॉइंट भी अपना सर्कल बनाएगा, ये भी अपना घूमेगा। तो ये वाला पॉइंट जब घूमेगा, समझना जरा, ये पॉइंट भी मान लो कुछ ऐसे घूम रहा है ये भी अपना कुछ घूम रहा है ऐसे। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वेलोसिटी कैसे होगी, टेंजेंशियली होगी। उसके सर्कुलर P कोई भी पॉइंट उसमें मार्क कर लिया डिस्क पे, P कोई भी पॉइंट डिस्क पे मार्क कर लिया, हम उसका मोशन देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे टॉप बॉटम का देखा था, पर इस पे आप कोई पॉइंट मान लो यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ P है, कहीं पे भी एक पॉइंट P ले लिया, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस पर क्या क्या वेलोसिटी होगी। तो ये समझ में आ रहा है, जैसे ये पूरा घूम रहा है तो P पॉइंट भी अपना घूमेगा, तो P पॉइंट घूमेगा तो इसका भी अपना ऐसा सर्कल होगा। उस पर वेलोसिटी कैसे पता करते हैं, कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करके। यहाँ कर्व पे वेलोसिटी कैसे पता किए, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो इस पर टेंजेंट बनाएंगे,
ये कौन सी वेलोसिटी होगी? ये आर ओमेगा होगी, समझ में आ रहा है? ये रोटेशन वाली होगी। तो आर ओमेगा, ओमेगा तो सबके लिए सेम होगा। आर हमने क्या लिखा? स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं। क्यों? क्योंकि इसका, इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस पर डिपेंड कर रहा है। यहां पे ये पॉइंट चूंकि टॉप पे बॉटम पे था, तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या था? कैपिटल आर था। एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सॉरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या था? कैपिटल आर था। पर ये पॉइंट तो सर्कमफ्रेंस पे नहीं है ना, तो इसका कुछ डिस्टेंस होगा वो से। ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये हमने स्मॉल आर बोला। ग्रीन से मत, अच्छा, लाइन दिख रहा है ग्रीन वाला, दिख रहा है। तो ये आर है, इसको आर लिया, बात समझ पा रहे हो? तो ये वेलोसिटी होगी आर ओमेगा, ये इसको हमने, ये आर ओमेगा यानी कि वी आर। तो एक वेलोसिटी वीसीएम दिखा, एक वेलोसिटी वी आर दिखा, दो वेलोसिटी दिखा किसी पॉइंट पे। जैसे यहां इन सब जगह दो वेलोसिटी, एक तुम्हारा ये जो सेंटर ऑफ मास वाली जो डिसाइड हो रही है, ट्रांसलेशन, और एक रोटेशन। हर पॉइंट पे दो तरह का है, यहां भी दो तरह का है। अब इन दो का रिजल्टेंट कहां लाई करेगा? बीच में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों का रिजल्टेंट कहां लाई करेगा? तो बीच में, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में, एग्जैक्ट बीच में हम नहीं कर सकते, लेकिन कहीं बीच में लाई करेगा, ठीक है ना? तुम अंडर रूट भी नहीं कर सकते बालक, क्योंकि यहां एंगल तुम्हारा 90 नहीं है, आई कैप और जे कैप नहीं है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि ये रेडियस नहीं है जो भी है। तो मान लो ये एंगल जो भी होगा। तो एक बात समझो, यहां पे जो नेट वेलोसिटी होगी इन दोनों का वी नेट वेक्टर सम होगा किसका? वी आर प्लस वीसीएम। पहले बताओ ये क्लियर है? किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट पी, एट एनी पॉइंट पी, तो कोई भी पॉइंट किस तरह से मूव करेगा? अगर मार्क कर दिए डिस्क पे, रोटेट करते डिस्क पे, या गाड़ी का पहिया ही चल रहा है, गाड़ी बढ़ रही है आगे, उसको मार्क कर लिया, तो उस पर दो तरह की वेलोसिटी दिखेगी हर पॉइंट पे। वो पॉइंट कैसे घूमेगा? तो वो पॉइंट की नेट वेलोसिटी किसी पॉइंट पे ये इधर होगी, वी नेट, और ऑब्जेक्ट जाता है ऐसे दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? हर पॉइंट पे। अच्छा, यहां पे दो वेलोसिटी में वी आर कौन सी वेलोसिटी है? वी आर किस डायरेक्शन में लग रहा है? लीनियर ही लग रहा है। वी आर कैसे लग रहा है? लीनियर ही लग रहा है। वी आर लग रहा है लीनियर, दे रहा है रोटेशन। ध्यान रखना, वी आर रोटेशनल वेलोसिटी नहीं है। वी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन पढ़े हैं। वी कैसे लग रहा है किसी पॉइंट पे? वी किसी पॉइंट पे टेंजेंशियली लगता है, तो ये तो सीधा लग रहा है ना, तो समझ में आ रहा है? तो वी आर ये क्या है? वी आर लीनियर वेलोसिटी है, इसको मत बोल देना कि ये एंगुलर है। ये लीनियर वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू इक्वल टू क्या है? आर ओमेगा। और जो कौन सा मोशन दे रहा है? रोटेशनल मोशन, लीनियर वेलोसिटी। और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन में देखा था, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन। पहले बताओ ये क्लियर है? और तुम्हारा जो वीसीएम है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? ये सीधा बढ़ाने के लिए। ये जो रिस्पॉन्सिबल है ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। पहले बताओ इतना क्लियर है? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर आएंगे कॉन्सेप्ट पे, प्योर रोलिंग आएंगे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? नोट कर लो। रोटेशन देख रहे थे, तो रोटेशन में ऑलमोस्ट थ्योरी हो चुका है, वही थोड़ा कॉन्सेप्ट बस प्योर रोलिंग का है, और वो कॉन्सेप्ट देख के न्यूमेरिकल करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट होता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, वो भी हम अलग से देखेंगे। तो पहले छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बचा है, उसको देख के फिर केवल न्यूमेरिकल करेंगे। कल हमने रोलिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, आज बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग और प्योर रोलिंग में फर्क है। रोलिंग का मतलब क्या होता है? रोलिंग का मतलब है रोटेशन प्लस स्लाइडिंग दोनों हो रहा है, घूम भी रहा है, रोटेट भी कर रहा है और खिसक भी रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। प्योर रोलिंग का मतलब होता है, प्योर रोलिंग इस वर्ड का मतलब होता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। प्योर रोलिंग का मतलब है रोलिंग विदाउट क्या है?
स्लीपिंग, ठीक ना। प्योर रोलिंग का मतलब रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, यानी स्लिप नहीं कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है ना, रोल कर रहा है पर स्लिप नहीं कर रहा। स्लिप का मतलब क्या मतलब होता है, ऐसे खिसकना, फिर जल रहा है, फिर खिसकना, फिर चल रहा है। हाँ, रोल कर रहा है, मतलब रोल करते आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि अपने जगह में रोटेशन प्योर हो रहा है, वो जरूरी नहीं है, वो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर इंगेज होना मतलब कि क्या कहने का मतलब है, रोल हो रहा है तो एक यूनिफॉर्मली ऐसे रोल होते जा रहा है। अगर रोलिंग भी हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो ऐसे बढ़ा, ऐसा ना कि एक आगे बढ़ना होता है, ऐसे बढ़ना खिसक जाना, बढ़ना खिसक जाना, बात समझ पा रहे हो। एक हो रहा है बढ़ रहा है ऐसे, रुक रहा है ऐसे खिसक गया, फिर बढ़ रहा है ऐसे खिसक गया, वो नहीं होके प्योरली, अगर रोल भी हो रहा है तो प्योरली रोल होता जा रहा है बिना स्लिप किए। जैसे गाड़ी का पहिया घूमे एक, या बाइक या स्कूटी घूमे एक नॉर्मल वे में चलता जा रहा है, और एक समझो कि पहिया जा रहा है और हल्का सा खिसक जा रहा है, हल्का जा रहा है, हल्का खिसक जा रहा है, इसको बोलते हैं रोलिंग विथ स्लिपिंग। हम बात करें प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसका कई जगह एप्लीकेशन भी है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है पता है, जैसे कि तुम्हारा गियर सिस्टम देखियो ना, दो गियर जब इंगेज होता है एक दूसरे से, तो एक दूसरे में क्लब हो जाता है। उसमें क्या होता है, गियर दूसरे पे माउंट होता है, दोनों गियर घुमाता रहता है, वहां पे जस्ट गैप में दूसरा गियर आता रहता है, और क्या होता है, पूरा सिस्टम घूमता जाता है। गियर सिस्टम कैसे बात करता है उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी, वो आपकी इंजीनियरिंग की चीज है प्योर। तो ये देखो क्या होता है कि मान लो अगर इस तरह से जा रहा है, ये रोल करते जा रहा है, ये विदाउट स्लिपिंग मतलब इस तरह से जा रहा है, और स्लिपिंग का मतलब है समझो ऐसे जा रहा है, मतलब बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, खिसक भी रहा है। एक तो ऐसे जा रहा है, ठीक, और एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक ऐसे जा रहा है, स्किड भी कर रहा है, जा रहा है स्किड भी कर रहा है, जा रहा है स्किड भी कर रहा है, स्लिपिंग जा रहा है, स्किड भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे विदाउट विथ स्लिपिंग। अभी मैं विदाउट स्लिपिंग की बात कर रहा हूं, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की बात कर रहा हूं, तो जरा बात को समझो। कोई रोल करते जा रहा है, ये सेंटर है, मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। अच्छा, सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर की वेलोसिटी होगी जो तुम्हारा ट्रांसलेशन वेलोसिटी जो भी होगी, जो सेंटर ऑफ मास इधर जाएगा, पूरा सिस्टम का ट्रांसलेशन वेलोसिटी ये होगा। तो पूरा सिस्टम का ट्रांसलेशन वेलोसिटी मान लो ऐसे है, तो पूरा सिस्टम इधर v से ऐसे जाना चाहेगा, और प्लस ओमेगा क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब समझना किसी पॉइंट पे क्या होगा, अगर मैं किसी पॉइंट पे बात करूंगा, मैं सबसे लोएस्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूं, समझना ये किसी ना किसी सरफेस पे रखा होगा, ये मान लो किसी ना किसी सरफेस पे घूम रहा होगा, ये सरफेस है मान लो, समझना। दरअसल मैं इसके एकदम छोटे से पॉइंट कांटेक्ट पे बात कर रहा हूं, जहां पे इसका ग्राउंड या फ्लोर से कांटेक्ट हो रहा है, यहां कहीं हो रहा होगा, मान लो समझो यहां कांटेक्ट हो रहा है। जिस जगह पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखा, तो हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा कि ग्राउंड का एक पॉइंट इसके पर्टिकुलर एक पॉइंट से टच कर रहा होगा। समझ पा रहे हो, कोई चीज घूम रहा है किसी पे, तो एक एक पार्ट कांटेक्ट में आता जा रहा है ना ग्राउंड के, कभी ये वाला चक्का ही घूम रहा है, ये पार्ट, तो किसी समय में एक पर्टिकुलर पार्ट एक या एक पर्टिकुलर पॉइंट ग्राउंड के पर्टिकुलर पॉइंट के कांटेक्ट में आएगा। मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को अलग से दिखा रहा हूं, समझना। वो पर्टिकुलर पॉइंट जो जस्ट ग्राउंड को किसी समय पे टच कर रहा है, ग्राउंड को, उस पॉइंट को इस पे नाम दिया मैंने P, उस पॉइंट को इस रोलर पे नाम दिया P, ध्यान समझना। और उसी पॉइंट को मैं अलग से दिखाने के लिए बना रहा हूं, उसी पॉइंट को फ्लोर पे, जहां से इसका फ्लोर पे कांटेक्ट था, टच कर रहा था, उस पॉइंट को फ्लोर पे नाम दिया मैंने Q। हाँ, उस पॉइंट को फ्लोर पे नाम दिया Q, जहां पे दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट था, तो जहां उसका कांटेक्ट किसी इंस्टेंट पे देखा P था, और ग्राउंड पे जहां पे कांटेक्ट कर रहा था, टच कर रहा था ग्राउंड पे, वो पॉइंट क्या था, Q था। पहले बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है। तो किसी समय में ये जैसे घूम रहा है, समझना, ये ओमेगा से घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, तो एक बात जरा मुझे बताओगे कि इस पे ओमेगा से घूम रहा है, तो एक तो VR लगता है जो लीनियर वेलोसिटी होता है, जो कि इसको रोटेशन देता है, वो क्या लगता है, इधर लगता है। अगर R रेडियस है तो ये R ओमेगा होगा। इधर बात समझ में आ रही है, कल बताया भी था, ठीक। और एक वेलोसिटी लगेगा, कौन सा, सेंटर ऑफ मास जिससे जा रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट उससे जाना चाहेगा, तो एक तो ये V भी लगेगा लोएस्ट पॉइंट पे,
एक लोएस्ट पॉइंट पे क्या लगेगा, v भी लगेगा। बात आ रही है समझ में, कल देखा ही था। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि कंडीशन है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यानी प्योर रोलिंग का, तो फॉर प्योर रोलिंग पता है क्या होना चाहिए, फॉर प्योर रोलिंग के लिए उस कंडीशन को कहेंगे जिस कंडीशन में इसका लोएस्ट पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट का वीपी, उसकी वेलोसिटी जो फ्लोर है उसके इक्वल हो जाए। यानी फ्लोर पे उस पॉइंट को देखा, फ्लोर पे यानी फ्लोर भी मान लो, अगर पहले केस में मान लो सिंपल सा रेस्ट में है, मान लो अगर फ्लोर भी रेस्ट में है, कोई चीज किसी के रिस्पेक्ट में नहीं खिसक रही है या रेस्ट में, मतलब क्या होता है, मतलब होता है दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, जीरो है। जैसे तुम अर्थ पे हो तो अर्थ पे सामने वाला देख रहा है या हमको देख रहे हो, तो अभी क्या बोलोगे कि हम रुके हुए हैं अर्थ पे रेस्ट में। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और मेरी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है के बीच का डिफरेंस क्या है, जीरो। क्योंकि अर्थ घूम रही है तो हम सब घूम रहे हैं, लेकिन एक जैसे घूम रहे हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या है, रेस्ट में। या कार में है, कार पे बैठा हुआ, कार को चला रहा है मान लो ड्राइवर है, पीछे तुम बैठे हो, तो तुम्हारे लिए ड्राइवर क्या है, रेस्ट में, लेकिन मूव तो दोनों कर रहा है बाहर वाले के लिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, जीरो है। तो यहां पे भी अगर मैं बोल रहा हूं प्योर रोलिंग का कंडीशन, तो वेलोसिटी ऑफ p इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्या होना चाहिए, q। p इससे लेना देना है लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, जो कि लोएस्ट पॉइंट का ही कांटेक्ट हो रहा है। लोएस्ट पॉइंट से हम जज कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस आर ओमेगा होगा नेट। कौन ज्यादा कौन बड़ा छोटा मुझे पता नहीं, मान लो नेट ये बड़ा या उल्टा भी करते बात होगी, तो v माइनस आर ओमेगा नेट होगा। अगर फ्लोर रेस्ट में है, अगर फ्लोर रेस्ट में है तो हम v क्या बोल देंगे, जीरो। फ्लोर की वेलोसिटी इफ vq इक्वल टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फ्लोर जो है इसकी वेलोसिटी अगर जीरो है, अगर रेस्ट में, तो बोलेंगे यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। यानी प्योर रोलिंग का केस में, प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होता है, प्योर रोलिंग का कंडीशन होता है v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है तुम्हारा प्योर रोलिंग का, ठीक। इसी केस में, ये प्योर रोलिंग रुके हुए केस में है। इसी केस में अगर जो है फ्लोर, अगर फ्लोर मूविंग फ्लोर पे मान लो ऑब्जेक्ट है, अगर मूविंग फ्लोर पे ऑब्जेक्ट है, तो मूविंग फ्लोर पे है, मान लो बाहर वाले के लिए एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे रोलिंग हो रहा है। मान लो कार किसी सरफेस पर जा रही है, बाइक तुम किसी सरफेस पर चला रहे हो, और वो सरफेस भी क्या हो रहा है, खिसक रहा है, वो सरफेस भी चल रहा है। तुम कार चला रहे हो, मान लो किसी एस्केलेटर पे, एस्केलेटर बढ़ रहा है, या कोई भी सरफेस है, वो खुद सरफेस भी खिसक रहा है, और उस सरफेस पे कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तब वहां रेस्ट के लिए क्या बोलना चाहिए, वहां तब बोलना चाहिए कि नेट जो है वीपी, सॉरी v माइनस आर ओमेगा था ना लोएस्ट का, उस केस में क्या लिखेंगे, v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू वी क्यू, इसकी जो भी वेलोसिटी होगी। तो यहां पे प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होगा, ये होगा, फॉर प्योर रोलिंग ये होगा। तो अगर फ्लोर रुका है जनरल केस में, तो रोलिंग के लिए कंडीशन, प्योर रोलिंग के लिए क्या होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। अदरवाइज क्या होगा तुम्हारा, v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू जो उसकी वेलोसिटी होगी फ्लोर की, तभी रेस्ट में कहा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लेते हैं। अब दो चीजें और हो सकती है, अगर दोनों एक जैसा चलेगा तब तो नहीं खिसक रहा है, लेकिन अगर एक जैसा नहीं चला, जिस पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट से कांटेक्ट है, अगर एक जैसा नहीं चला, तो हम क्या बोलेंगे, स्लिपिंग हो रहा है, फिर प्योर रोलिंग नहीं हो जाएगा, फिर प्योर रोलिंग नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं स्लिपिंग की बात करूं, स्लिपिंग कंडीशन समझना, मैं बात कर रहा हूं यहां पे स्लिपिंग कंडीशन के। तो स्लिपिंग में दो बातें हो सकती है कि एक, ये इसकी जो नेट वेलोसिटी है दोनों बराबर है, तब तो फिर कोई नहीं खिसक रहा, एक जैसा। मान लो अगर चल भी रहा है कोई चीज, मान लो जिस तरह से वो घूम रहा है उसी तरह से उतनी ही इससे तुम्हारा फ्लोर भी खिसक रहा है, तो एक जैसा फ्लोर पे चलता रहेगा। लेकिन किसी एक का रफ्तार खिसकने का ज्यादा हो जाएगा नेट वेलोसिटी, तो फिर एक आगे बढ़ता जाएगा और एक पीछे जाता जाएगा, और एक आगे बढ़ना एक पीछे बढ़ना दोनों साथ साथ नहीं जाना, यही स्लिपिंग कराएगा। बात समझ पा रहे हो? तो स्लिपिंग के केस में क्या होगा, दो कंडीशन बन सकता है कि एक हो सकता है जो इफ
V माइनस आर ओमेगा, या फिर यहां पे नेट जो VP ग्रेटर देन VQ हो जाए, एक कंडीशन ये बन सकता है, VP ग्रेटर देन VQ हो जाए। इस केस में कौन ज्यादा आगे भागेगा, ये ज्यादा आगे भागना चाहेगा, तो इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग, स्लिपिंग, ऑब्जेक्ट आगे भागना चाहेगा। पहले बोलो ये बात समझ में आ गई, इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग। दूसरा कंडीशन, यानी इसका अगर लिखोगे इसका मतलब क्या है, VP यानी V माइनस आर ओमेगा शुड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, VQ, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, एक तो ये बना, दूसरा कंडीशन क्या होगा, इफ VP लेस देन VQ हो जाए, यानी फ्लोर ज्यादा तेजी से भाग रहा है तो ऑब्जेक्ट पीछे खिसकता जाएगा। बात समझ पा रहे हो, अगर वो भी घूम रहा है, फ्लोर तेजी से भाग रहा है, ज्यादा तेजी से ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तो ऑब्जेक्ट पीछे खिसकता जाएगा, कुछ मोशन इस तरह से होगा, ये भागता जाएगा, ये पीछे खिसकता जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये हाँ, अगर ट्रेडमिल पे तुम ऐसे रख दो, अगर वो कोशिश नहीं कर, तो आदमी क्या होगा, ट्रेडमिल के हिसाब से रफ्तार बढ़ाना पड़ता है, ट्रेडमिल के हिसाब से, बिल्कुल सही बोल रहा है, ट्रेडमिल के हिसाब से रफ्तार बढ़ाना पड़ता है। अब ट्रेडमिल बहुत स्पीड कर दो, तुम उतना कैपेसिटी नहीं है, थक जाओगे। तुम अगर थक जा रहे हो तो तुम चाह के भी पकड़ नहीं पाओगे, तुम भागते जाओगे पीछे, या कोई ऑब्जेक्ट भी रखा, ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, पीछे की तरफ भागता जाएगा, वो बैकवर्ड स्लिपिंग हो गया। और तुम्हारी रफ्तार ट्रेडमिल से ज्यादा भाग जाओ, तुम ट्रेडमिल को उसको पार करना चाहोगे, बस। और नॉर्मल अगर बैलेंस करते चल रहे हो तो वो प्योर रोलिंग की कंडीशन है, स्लिप नहीं कर रहे हो। समझ में आया, ट्रेडिंग एक हो गया ट्रेडमिल पे नॉर्मल चलना, एक तुम संभल ही नहीं पा रहे हो, वो स्लिपिंग की कंडीशन है, वही स्लिपिंग कंडीशन है। तो दोनों में फर्क है, सबसे अच्छा एग्जांपल ट्रेडमिल वाला, गुड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैकवर्ड स्लिपिंग, इसको बोलेंगे बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक। तो यहां से V माइनस आर ओमेगा क्या लिखा है, लेस देन VQ। तो दोनों समझ में आया, दोनों कंडीशन का फर्क, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो प्योर रोलिंग हम देख चुके हैं, प्योर रोलिंग की बात करें, प्योर रोलिंग देख चुके हैं, स्लिपिंग देख चुके हैं। प्योर रोलिंग में सिंपल सा बात करें, V इक्वल टू आर ओमेगा वाला जो कंडीशन है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। यानी कि जो फ्लोर है, यानी ये वाली कंडीशन में यूज कर रहा हूं। तो फ्लोर जिस पे भी ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या ग्राउंड, सराउंडिंग या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्लोर रेस्ट में है, यानी मैं ये यूज करना चाह रहा हूं V इक्वल टू आर ओमेगा। बेसिकली V देखोगे तो ये V क्या है, V क्या था, VCM था ना, जो सेंटर मास की वेलोसिटी वही थी ना, ये V क्या था, ये VCM था ना, VCM था ना, सेंटर मास की वेलोसिटी पूरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई। लीनियर क्या है, जो सेंटर मास की वेलोसिटी है उसी से पूरा ऑब्जेक्ट जाता है ना, कल पूरा डिटेल बताया है, बताया, ठीक है। तो यहाँ पे VCM इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा। तो प्योर रोलिंग के केस में क्या क्या वेलोसिटी होगी, 3 पॉइंट की वेलोसिटी ध्यान रखना, बाकी मैंने अलग अलग पे पहले बता चुका हूं। तो प्योर रोलिंग के केस में ये वेलोसिटी, यहां का वेलोसिटी क्या है, VCM, ठीक। टॉप पॉइंट की अगर वेलोसिटी बोलेंगे, मान लो टॉप पॉइंट ये बोला 1 लिख दिया, और एक बॉटम पॉइंट ये बोला 2 लिख दिया, 3 पॉइंट। प्योर रोलिंग के केस में जरा मुझे हर पॉइंट की वेलोसिटी बताना। टॉप पॉइंट का क्या होगा, टॉप पॉइंट पे जरा ध्यान समझो। टॉप पॉइंट पे एक तो VCM हर पॉइंट पे इधर होगा, पहले बताओ VCM हर पॉइंट पे इधर होगा, जिधर सेंटर मास की वेलोसिटी हर पॉइंट इधर जाना चाहिए। मैं 3 पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं, टॉप, सेंटर और बॉटम पॉइंट, ठीक। जरा यहां देखो जो बता रहा हूं, आर ओमेगा अगर इस तरह से घूम रहा है तो इस पॉइंट पे आर ओमेगा क्या होगा, इधर होगा, इस पॉइंट पे आर ओमेगा इधर होगा, ठीक। और इस पॉइंट पे आर ओमेगा किधर होगा, ऐसे घूम रहा है तो इधर ही होगा, इसी के साथ होगा ना, देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो जनरल बात है, अगर प्योर रोलिंग की बात मैं कर रहा हूं तो 3 पॉइंट मान लो 1, 2 और सेंटर वाले पॉइंट को मान लो 3 नाम दिया, 3, सेंटर वाले पॉइंट को नाम दे दिया 3। तो तीनों पॉइंट की वेलोसिटी कितनी लिखी जाएगी प्योर रोलिंग के केस में। तो प्योर रोलिंग के केस में फर्स्ट पॉइंट, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी क्या बोलोगे, VCM प्लस आर ओमेगा, या फिर हमने प्योर रोलिंग में क्या देखा है कि VCM इक्वल टू आर ओमेगा होता है, अगर प्योर रोलिंग है तो, अगर प्योर रोलिंग है तो VCM इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यानी आर ओमेगा की जगह VCM लिख सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं इक्वल टू 2 VCM, या फिर VCM इक्वल टू आर ओमेगा, तो VCM की जगह आर ओमेगा भी लिख सकते हैं,
2 आर ओमेगा भी हो सकता है, इक्वल टू 2 आर ओमेगा भी हो सकता है। तो ये टॉप पॉइंट पे लिखेंगे, ठीक। सेंटर पे तो कोई नहीं है, सेंटर पे क्या है, VCM इक्वल टू आर ओमेगा। यहां पे VCM की वैल्यू किसके इक्वल है, आर ओमेगा। सेंटर पे एक ही वेलोसिटी है, VCM है ना, आर ओमेगा तो 0 है सेंटर पे। VR 0 है ना, कल बताया था ना, VR सेंटर पे क्या है, VR 0 है, VR क्या है, 0 है, ये क्या है, VR 0 है, यानी एक ही वेलोसिटी है VCM, और वो VCM किसके इक्वल है, अगर प्योर रोलिंग तो आर ओमेगा, यानी सेंटर पे वेलोसिटी क्या है, आर ओमेगा। लोएस्ट पॉइंट पे क्या है, VCM माइनस मॉड, बॉटम या लोएस्ट पॉइंट पे, बॉटम में VCM माइनस आर ओमेगा जनरल केस में है, VCM माइनस आर ओमेगा है, और प्योर रोलिंग के केस में दोनों बराबर होता है ना, हाँ तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। यानी तीनों पॉइंट की वेलोसिटी प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी, सेंटर की तो वही रहेगी आर ओमेगा, बॉटम की क्या हो जाएगी, 0। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, बिना पेन चलाए बताओगे कि प्योर रोलिंग का केस है, डिस्क है या तुम्हारा रोल कर रहा है, मतलब डिस्क ही रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग का केस है, अगर सेंटर की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और प्योर रोलिंग का केस है, सेंटर की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, या VCM दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, सेंटर की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं क्योंकि सेंटर पे VCM ही होता है, या फिर VCM बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड, तो बोलो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, 20 होगी, और बॉटम की 0। क्लियर है, नोट। हाँ ठीक। अब देखो रोलिंग का बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, अब अलग अलग पता कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पता कर रहे हैं रोलिंग का। रोलिंग बताए 2 तरह के मोशन का कॉम्बिनेशन है, किसका किसका, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन इक्वल टू क्या है, रोलिंग। अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का क्या लिखते हैं बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, अच्छा छोड़ो, ट्रांसलेशन का क्या लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, m के जगह पे क्या लिखते हैं, I, v के जगह पे ओमेगा, तो रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी इधर ये होगा। तीनों का अंतर पता है तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रोटेशन, रोलिंग, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का क्या है, काइनेटिक एनर्जी मान लो ये है, ये सीधा खिसक रहा है ऐसे, ये सीधा ऐसे जा रहा है, ये हाफ mv स्क्वायर, ये क्या है, हाफ mv स्क्वायर, अपनी जगह पे घूम रहा है ऐसे, ये हाफ I ओमेगा स्क्वायर। लेकिन जब कोई रोल करते नीचे आएगा कैसे आता है, देखो ऐसे आता है, कोई रोल करते नीचे आता है तो कैसे आता है, कोई रोल करते नीचे आएगा कोई तो ऐसे आएगा, कोई रोल करते नीचे आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, मतलब आगे भी बढ़ रहा है और घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे। ये क्या है, रोलिंग, ये है रोलिंग, ठीक। केवल ऐसे आए, ये है ट्रांसलेशन, हाफ mv स्क्वायर, केवल अपने जगह पे घूमे, ये हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और जब ऐसे आए ये है रोलिंग। तो इसमें दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऐड करनी होगी, दोनों हो रहा है, तो दोनों की जब ऐड करोगे तो एक तो ये आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, कई जगह यूज करने में एक सिंगल टर्म में लिखेंगे। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कंबाइंडली कवर करना है हर तरह के शेप के, तो I इक्वल टू बताया था एक फॉर्मूला mk स्क्वायर, रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में, I इक्वल टू रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में बताया था mk स्क्वायर, और ओमेगा को क्या बोल सकते हैं, v बाय आर, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v बाय आर का स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां पे 2 फॉर्मूला यूज हुआ है, पहले का एक I इक्वल टू mk स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v बाय आर, ओमेगा का स्क्वायर है तो v बाय आर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से बताओ हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, दोनों में ये टर्म कॉमन है, m भी है, v स्क्वायर भी है, m भी है, v स्क्वायर भी है, हाफ भी है दोनों में, तो दोनों से हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लिए, हाफ mv स्क्वायर, तो यहां क्या बचेगा, बचेगा k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर,
बचेगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा 1 तो आएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। या इसी को थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख दे रहा हूं 1 प्लस ये भी बोल सकते हैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बोलो, या 1 बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की बात। यानी काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी अगर लीनियर टर्म में लिखेंगे, ये सारे लीनियर के टर्म है, लीनियर वेलोसिटी तो ये होगा, और अदरवाइज रोलिंग का ये तो है ही। बात आ रही है समझ में। अब इसका के के टर्म में लिखने से फायदा ये हुआ कि अलग अलग शेप के लिए हम लिख सकते हैं। अलग अलग शेप के लिए क्या लिखेंगे, तो समझो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हर शेप के लिए हमको पता है, शेप और वैल्यू हम लिख रहे हैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के लिए। सबसे पहले बताओ रिंग का, और मैं जब बोल रहा हूं तो उसी की बात कर रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गुजर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, जनरल जो बोल रहा हूं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर, सॉरी रिंग का क्या होता है एम आर स्क्वायर, और आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी होता है एम के स्क्वायर होता है। तो यहां से एक बात बताओ, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर रिंग के लिए देखेंगे तो कितना आएगा, 1 होगा। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिंग के लिए 1 होगा। उसी तरह से अगर डिस्क के लिए देख रहे हैं, अगर डिस्क के लिए क्या लिखते हो, हाफ एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर, दिख रहा है एम से एम गया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आ रहा है 1/2, ये इधर आएगा। दरअसल ध्यान रखना आसान है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हर फॉर्मूले में देखना जो कोफिशिएंट होता है ना वही आएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यानी रिंग का कोफिशिएंट क्या है, एम आर स्क्वायर का कोफिशिएंट, रिंग में एम आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी। तुम सॉल्व करके भी देखोगे वही आएगा। डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर कितना होगा 1/2। और क्या बोलेंगे, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का क्या होता है, हॉलो सिलेंडर का इसके रिंग के सेम होता है, स्लाइस काटोगे तो रिंग की तरह होता है, तो इसका भी कितना आएगा 1 एम आर स्क्वायर होता है। सॉलिड का क्रॉस सेक्शन काटोगे तो क्या मिलता है डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने के लिए बताया था कि डिस्क के जैसा ही आता है 1/2। और स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बताया था, हॉलो स्फीयर का सर 2/3, तो कोफिशिएंट क्या है 2/3, तो देखना करके 2/3 आएगा। और सॉलिड के लिए 2/5। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबकी वैल्यू पता है, ठीक। अब कोई ये मत बोल देना कि सर इसका नहीं बताए, रॉड का नहीं बताया और इसका नहीं, रॉड का नहीं बताया, तो रॉड अगर सिलिंड्रिकल है तो ठीक है, रॉड अगर ऐसे है तो सिलिंड्रिकल कंसीडर करेंगे। अगर इस तरह का रॉड है, तो सिलिंड्रिकल कंसीडर, थिकनेस नेग्लिजिबल है तो बात अलग होगी, तब तो बात ही नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लो कि शेप कोई इस टाइप का नहीं हुआ, हर ऑब्जेक्ट रोल करते नीचे नहीं आएगा, कर्वेचर जो उस ऑब्जेक्ट में होगा वही रोल करके नीचे आएगा, कर्व वाला ऑब्जेक्ट, सीधा स्ट्रेट वाला ऑब्जेक्ट रोल करते नीचे नहीं आएगा। हाँ, स्क्वायर जो होगा सीधा नीचे आ जाएगा, रोल करते नहीं आएगा, तो उसके लिए हम बात भी नहीं करेंगे उस वैसे ऑब्जेक्ट के लिए। तो क्लियर हुआ रोलिंग वाला, तो ये लिख लो, नोट कर लो। देखो ऑन कर दिए। देखो एक है रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एक देख लेते हैं इंक्लाइंड पे रोलिंग। तो रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन, ठीक है ना। इसमें दो कॉन्सेप्ट और बताना है, एक इंक्लाइंड प्लेन वाला ये बताएंगे और एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसमें कि तुमको एक्सेलरेशन और ये सब टाइम निकालेंगे कितने देर में पहुंचता है। तो अभी सिंपल सा एक रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन इतना आज देख लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, डिस्क, सिलेंडर या कुछ भी हो सकता है, रोल करते हुए नीचे आना है। शुरू में कैप्ट है, मान लो रेस्ट में, शुरू में रेस्ट पे रखा हुआ है, u = 0। इंक्लाइंड की जो हाइट है वो मान लो h दे रखी है, और ये इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे आ रहा है। जब लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, जब ये बॉल या ऑब्जेक्ट लोएस्ट या डिस्क जो भी ये रोल करते हुए जब नीचे पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बतानी है हमको क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बतानी है हमको क्या होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं की है अभी फिलहाल, तो फ्रिक्शन नहीं सोचेंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन होगा तो कल बात करेंगे क्या होगा। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन नहीं है इंक्लाइंड प्लेन और ब्लॉक के बीच में, ये सॉरी ब्लॉक, ये जो रोल करते हुए आ रहा है डिस्क या सिलेंडर, कोई भी रोल कर सकता है, स्फीयर, ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो हम सिंपल उस केस की बात करें। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो 1 पे इस पोजीशन को मान लो 1 बोल दिया, और लोएस्ट पॉइंट पे जब आ रहा है इस पोजीशन को 2 बोल दिया, तो 1 और 2 पे हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। अगर फोर्स, ऐसा बताया था, फोर्सेस क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, यानी बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराए कहां पे, बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन 1 एंड 2 पे, तो 1 एंड 2 पे, तो 1 पे मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 2 पे मैकेनिकल एनर्जी, तो 1 पे रेस्ट में है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0, और पोटेंशियल एनर्जी m मास का मान लो ऑब्जेक्ट mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh। जब लोएस्ट पॉइंट पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, ग्राउंड इसी को रेफरेंस माना है, तो यहां से हाइट क्या हो गई 0, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ। ये कैसे नीचे पहुंचेगा, रोल करते हो, सीधा स्लाइड कर, सीधा केवल ट्रांसलेशन मोशन करते नहीं पहुंचेगा। अगर ट्रांसलेशन मोशन करते हुए पहुंचता तो हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं। अगर इसी के जगह पे, अगर यहां पे इसी के जगह पे एक ब्लॉक रख दिया जाए, समझना, एक रेक्टेंगुलर सॉरी एक क्यूब या क्यूबाइड ब्लॉक रख दिया जाए, तो जब ब्लॉक इसमें नीचे आएगा ना, तब वहां पे दिस इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर करेंगे। लेकिन कोई रोल करता हुआ ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो ये करेंगे, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। पहले बोलो क्लियर है। अब यहां से डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, अभी 0 है, चलो एडजस्ट करेंगे, फिर भी मैंने कर दिया, m से m गया, v हमको निकालना, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, 2 उधर जाएगा तो क्या होगा 2gh, और ये पूरा नीचे आ जाएगा, 2gh बाई दिस इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर। तो v इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख दूं, v स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो v इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 2gh बाय 1 प्लस क्या लिखेंगे k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। पहले बताओ ये क्लियर है, 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन जो h हाइट का प्लेन है से रोल करते हुए नीचे आ रहा है, प्लेन में फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे प्लेन ऑब्जेक्ट के बीच में, तो v इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। कोई भी चीज बॉक्स में घेरता हूं तो क्यों घेरता हूं, सुंदर लगे देखने में, वो फॉर्मूला है, वो याद रखना है। कैसे आया प्रूफ तो ठीक है, साथ में फॉर्मूला भी याद रखना है। तो पहले बताओ इसमें कोई तकलीफ, ये इधर जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh बाई दिस, तो v इक्वल टू अंडर रूट ही आ गया। ठीक, अब इस पे आगे कहानी कल करेंगे। एक दो चीजें केवल मुझे जल्दी से बता दो कि अगर मैं बोलूं ये फॉर्मूला हमारे पास है कि सेम कंडीशन है, इंक्लाइंड प्लेन पे अलग अलग ऑब्जेक्ट को रोल कराया जा रहा है और अलग अलग रोल करने वाले ऑब्जेक्ट का मास सबका सेम है, तो तुम लोग का होमवर्क है सोचना, अगर मास सबका सेम है और शेप ये सब है, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सबको रोल कराते नीचे लाया गया और सबका मास क्या है सेम है, तो मुझे बताओ कि जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा वेलोसिटी से कौन हिट करेगा, सबसे कम से कौन करेगा, या उसको ऑर्डर सेट करना है कि एक सेम मास का और सेम मटेरियल का रिंग, फिर डिस्क, फिर हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबको रोल कराया गया है हाइट से। जो ग्राउंड को हिट करेगा सबसे ज्यादा वेलोसिटी से कौन हिट करेगा और सबसे कम से कौन करेगा, रिलेशन सामने है, सोचना, दिमाग लगाना, नोट कर लो, बाकी देखते हैं कल।